दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप सैकड़ों छोटे बड़े वंशों का गढ़ रहा है जिन्होंने न सिर्फ भारत पर राज किया है बल्कि यहाँ की संस्कृति, कला, रहन सहन और वास्तुकला पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। फिर चाहे वो मौर्य वंश का सिंहशीर्ष हो, चोल वंश के मंदिर हों, गुप्त वंश में अजंता और एलोरा की चित्रकारी हो, मुगल साम्राज्य में ताजमहल और लाल किला हो, मराठा साम्राज्य का समुद्री युद्ध कौशल हो, विजयनगर साम्राज्य के जल प्रबंधन के उन्नत तरीके हों, या फिर राजपूत वंश के किले हों, हर वंश ने भारत की भूमि को कुछ न कुछ दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम भारत के उन सभी प्रमुख वंशों और उनके संस्थापकों के बारे में बात करेंगे जो न सिर्फ इतिहास की दृष्टि से ज़रूरी है बल्कि परीक्षाओं में भी हमें इनसे बहुत से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम इन वंशों को शुरू करते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन भारत के प्रमुख वंशों के बारे में जिनका राज जो है वो ईसा पूर्व चलता था, यानी कि बीसी में चलता था। पहले हम वो प्रमुख वंश देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं मौर्य वंश के ऊपर। मौर्य वंश जो है वो 322 बीसी से 185 बीसी के बीच में चला था और इसके जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। एक बात याद रखना, मौर्य का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है चंद्रगुप्त मौर्य, तो उनको संस्थापक के रूप में याद रखना। बाकी इनका जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वो अशोक थे, द ग्रेट अशोक, अशोक महान, इनके बारे में आपने सुना होगा। ये थे इनके प्रसिद्ध शासक। इसके बाद आता है गुप्त वंश। गुप्त वंश हालांकि 320 से 550 के बीच में चला था। ये ईसा पूर्व का नहीं है, लेकिन ये भी उतना ही फेमस है जितना मौर्य वंश फेमस था। मैं आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत जो थी वो श्री गुप्त ने की थी, लेकिन इसका वास्तविक उत्थान जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम के टाइम पे शुरू हुआ था। याद रखो, ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ये चंद्रगुप्त हैं। जो पहले चंद्रगुप्त थे गुप्त वंश के, वो हैं। वो 320 से लेके 335 के बीच में उन्होंने शासन किया था और इनका जो स्वर्णिम युग है जिसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है वो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे चला था। मैं आपको बता दूं कि समुद्रगुप्त ने लगभग 17 लड़ाइयाँ लड़ी थी और एक भी नहीं हारी थी, इसीलिए नेपोलियन से इनका कंपैरिजन किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आते हैं हम सातवाहन वंश की तरफ। सातवाहन वंश जो है वो फर्स्ट बीसी से लेके थर्ड सीई तक चला था, यानी कि 1 ईसा पूर्व से लेके 3 सीई तक ये चला था। इसके जो संस्थापक थे वो थे सिमुक। सिमुक का नाम आपने सुना होगा, सिमुक। और इनके जो सबसे प्रमुख शासक थे वो गौतमी पुत्र सातकर्णी थे। ये नाम थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। अगर आप इतिहास पढ़ते हुए आए हैं तो इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। इसके बाद आता है कुषाण वंश। कुषाण वंश भी फर्स्ट से लेके थर्ड सीई के बीच में चला था और इसके जो संस्थापक थे वो थे कुजुल कड़फिसेस। याद रखो, कुजुल कड़फिसेस। और इनके सबसे प्रसिद्ध शासक थे कनिष्क। कनिष्क का नाम तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आज की तारीख में भी कई बार इसका नाम लिया जाता है, तो ये बात आपको याद रखना है। कौन सा है? कुषाण वंश। कुषाण वंश के बाद आता है नंद वंश। नंद वंश जो है वो 345 से लेके 321 बीसी तक चला था। बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं चला था ये। इसके जो संस्थापक थे वो महापद्म नंद थे। इनका नाम आपने सुना होगा, महापद्म नंद। ये समझ लो कि एकमात्र शासक मान के चल सकते हो इनको आप, और इनको ही सबसे प्रसिद्ध कहा जाएगा क्योंकि बहुत लंबा पीरियड नहीं था इनका। इसके बाद हम चलते हैं शुंग वंश की तरफ जो कि 185 से लेके 73 बीसीई तक चला था। इसका पीरियड भी बहुत लंबा तो नहीं था लेकिन थोड़ा बहुत तो था। इसके जो संस्थापक थे वो पुष्यमित्र शुंग थे। याद रखना, पुष्यमित्र शुंग। इसके बारे में जो खास बात है वो ये है कि मौर्य वंश जब चल रहा था तो उनका जो अंतिम शासक था उनकी हत्या करके इस वंश की स्थापना की गई थी। याद रखना, मौर्य वंश की समाप्ति पे ये वंश शुरू हुआ था, शुंग वंश। तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद आता है कण्व वंश। कण्व वंश भी जो है वो 73 से लेके 28 बीसी तक चला था और इसके जो संस्थापक थे वो थे वासुदेव कर्ण। अब चूंकि ये ज़्यादा लंबा नहीं था तो इसलिए आपको वासुदेव कर्ण का नाम ही याद रखना है। इसके बाद हम चलते हैं मध्यकालीन भारत की तरफ। इसके भी कुछ एक प्रमुख वंश हैं जिनको याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की तो दिल्ली सल्तनत में कुछ एक इम्पॉर्टेंट वंश चले थे। इसमें सबसे पहले आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 से लेके 1290 तक चला था। इसकी जो स्थापना की थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इनका नाम आपने सुना होगा। 84 वर्षों का ये वंश चला था, इसलिए आपको मेनली सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम याद रखना है।
इसके बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश जो है वो 1290 से लेके 1320 तक चला था, 30 साल। और इसकी जो स्थापना थी वो जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। इनका जो प्रमुख शासक है वो अलाउद्दीन खिलजी माना जाता है। इनका नाम आपने सुना ही होगा, तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश जो है वो 1320 से लेके 1414 तक चला था। और इसके जो संस्थापक थे और मेन लीडर थे वो गयासुद्दीन तुगलक थे। याद रखना, गयासुद्दीन तुगलक। तो इनका प्रसिद्ध शासक भी यही था। इसके बाद हम बात करें सैयद वंश के बारे में, तो ये 1414 से लेके 1451 के बीच में चला था। और इसकी स्थापना खिज्र खान ने की थी। याद रखना, खिज्र खान। सैयद के बाद आता है लोधी वंश। लोधी वंश जो है वो 1451 से लेके 1526 तक चला था, पानीपत के युद्ध तक, आपको पता होगा। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? बहलोल लोधी। याद रखना, सिकंदर लोधी नहीं थे, बहलोल लोधी थे। बहुत बार यही गड़बड़ हो जाती है, तो बहलोल लोधी का नाम आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। मुगल साम्राज्य जो है वो 1526 से लेके 1857 तक चला, क्रांति तक। इसके जो संस्थापक थे वो बाबर थे। और पानीपत की पहली लड़ाई जो लड़ी थी वो बाबर ने लड़ी थी लोधी वंश के साथ 1526 के अंदर, आपको पता होगा। प्रमुख शासक की आप बात करोगे, वैसे तो बहुत सारे हैं, शाहजहां का नाम है, लेकिन सबसे प्रमुख शासक जो हैं वो इसके अकबर हैं, याद रखना। और अकबर के बाद औरंगजेब हैं। तो जलालुद्दीन अकबर और औरंगजेब आलमगीर का नाम आपको याद रखना है। इसके बाद हम चले विजयनगर साम्राज्य की तरफ। तो विजयनगर साम्राज्य 1336 से लेके 1646 तक चला है, काफ़ी लंबा चला था। और इसके जो संस्थापक थे वो हरिहर और बुक्का थे। इन दोनों ने इस साम्राज्य की जो शुरुआत की थी वो विद्यारण्य के मार्गदर्शन से की थी। विद्यारण्य बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनके मार्गदर्शन में ही इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो प्रमुख राजवंश थे जो विजयनगर के अंदर ही चले थे वो थे संगम, सालुव, तुलुव और अरविदु। याद रखना, ये वो प्रमुख राजवंश हैं जो विजयनगर साम्राज्य के अंदर चले थे। इसके बाद मराठा साम्राज्य की बात की जाए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसको आप भोंसले साम्राज्य भी कह सकते हो। ये 1674 से 1818 के बीच में चला था। और इसके संस्थापक थे छत्रपति शिवाजी महाराज। एक बात आपको याद रखनी है कि इसके प्रमुख शासक जो थे वो छत्रपति शिवाजी महाराज तो थे ही, साथ में बाजीराव प्रथम भी थे, क्योंकि इनका नाम भी बहुत बार सुना जाता है, तो इन्हें भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करें क्षेत्रीय वंशों के बारे में कि जो कुछ क्षेत्रों के अंदर चले हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करें दक्षिण भारत की। तो दक्षिण भारत में चला है एक चोल वंश। चोल वंश जो है वो 9वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक चला है। और इसके जो संस्थापक थे वो विजयालय चोल थे। याद रखना, विजयालय चोल। इसके बाद आते हैं पल्लव वंश की तरफ। पल्लव वंश जो है वो 3री शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच में थे। और इनके जो संस्थापक थे वो थे सिंह विष्णु। याद रखना, सिंह विष्णु। इसके बाद आप चलोगे राष्ट्रकूट वंश की तरफ। तो ये 8वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच में चला था। और दंती दुर्ग इसके संस्थापक थे। दंती दुर्ग नाम याद रखना। इसके बाद हम चालुक्य वंश की तरफ चलते हैं, जो कि 3 हिस्सों के अंदर बटा हुआ है। जी हाँ, 3 हिस्सों में बटा है। सबसे पहले आता है चालुक्य वंश में बादामी चालुक्य या वादामी चालुक्य, जिसको आप कह सकते हो। ये 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक इनका राज रहा है। और इनके जो संस्थापक थे वो थे पुलकेशिन प्रथम। याद रखो, पुलकेशिन प्रथम बादामी चालुक्य। इसके बाद आते हैं कल्याणी चालुक्य। इनका जो राज था वो 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में रहा था। और इनके संस्थापक थे तैलपदित्य। याद रखो, तैलपदित्य। और इनके जो प्रमुख शासक थे वो विक्रमादित्य शिष्ट थे, यानी कि विक्रमादित्य 6th। याद रखोगे। इसके बाद आता है वेंगी चालुक्य, जिसको पूर्वी चालुक्य के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो राज था वो 7वीं शताब्दी के अंदर हमें देखने को मिलता है। और इनका जो स्थापना थी वो विष्णुवर्धन ने की थी। और विष्णुवर्धन विजयदित्य तृतीय, याद रखो, विष्णुवर्धन विजयदित्य तृतीय इसके प्रमुख शासक थे। तो ये तीनों हो जाते हैं। एक होता है चालुक्य वादामी, एक चालुक्य कल्याणी और एक चालुक्य वेंगी। तीनों आपको याद रखने हैं। इसके बाद आप होयसल वंश की तरफ जाओगे तो ये आपको साउथ की तरफ मिलेंगे। 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच में इनका राज था। इसके 2 संस्थापक हैं, एक तो पौराणिक संस्थापक हैं साला और एक वास्तविक संस्थापक हैं विष्णुवर्धन। तो दोनों को आपको याद रखना है। अगर हम पूर्वी भारत के वंशों की बात करें तो इसमें आता है पाल वंश। पाल वंश जो है वो 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में चला। और इसके जो संस्थापक थे वो थे गोपाल।
पाल से गोपाल आसानी से याद रह जाएगा आपको, तो इसे आपको याद रखना है। इसके अलावा वहां पे एक सैन वंश भी था जो 11वीं और 12वीं शताब्दी के अंदर चला था। इसके जो संस्थापक थे वो थे समंत सेन, याद रखना समंत सेन। और पूर्वी भारत में ही आपको देखने को मिलता है अहोम वंश, जो कि 12वीं से लेके 19वीं शताब्दी तक ये चला था। बेसिकली 13वीं से लेके 19वीं शताब्दी तक ये चला था। मैं आपको बता दूं कि आसाम के अंदर इनका अच्छा खासा राज चल रहा था और इनके वहाँ पे मोइदम भी पाए जाते हैं। मोइदम इनके कब्रिस्तान हैं जो आज की तारीख में विश्व धरोहर के रूप में पहचाने जाते हैं। अहोम वंश के जो संस्थापक थे वो थे चाओलुंग सुकाफा, याद रखना चाओलुंग सुकाफा। थोड़ा टेढ़ा नाम है लेकिन याद रखना, पूर्वी भारत में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पश्चिम भारत की आप बात करोगे तो यहाँ आपको मिलेगा गुर्जर प्रतिहार वंश, जिसको प्रतिहार वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो स्थापना है वो नागभट्ट प्रथम ने की थी, याद रखना नागभट्ट प्रथम फर्स्ट। इसके बाद आता है परमार वंश। इसकी स्थापना जो है वो उपेंद्र धार ने की थी। इसको उपेंद्र पाल भी कहा जाता है और उपेंद्र भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक है चौहान वंश। चौहान वंश की स्थापना जो है वो वासुदेव चौहान ने की थी अजमेर के अंदर। तो ये तीनों ही वंश आ जाते हैं, प्रतिहार, परमार और चौहान वंश, तीनों को आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे एक सोलंकी वंश भी आता है जो कि 10वीं से लेके 13वीं शताब्दी तक चला था और इसकी स्थापना जो है वो मूलराज प्रथम ने की थी। तो पश्चिमी भारत के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, इन्हें आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम मध्य भारत की तरफ आएंगे तो यहाँ भी आपको दो इंपॉर्टेंट वंश मिलेंगे। एक है काकतीय वंश जो कि 12वीं से लेके 14वीं शताब्दी तक था और प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। और एक आता है कलचुरी वंश जो कि 6वीं से लेके 12वीं शताब्दी तक चला था और कोक्कल प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। दोनों को एक साथ आप याद रख सकते हो, काकतीय की स्थापना प्रथम ने की थी और कलचुरी की थी कोक्कल प्रथम ने। दोनों ही मध्य भारत के हैं। कुछ एक अन्य महत्वपूर्ण वंश भी आते हैं जैसे कि हर्षवर्धन का साम्राज्य जो कि 606 से लेके 647 तक चला था और इसकी स्थापना जो है वो हर्षवर्धन ने की थी। थानेश्वर और कन्नौज ये वो इलाके हैं जहां हर्षवर्धन साम्राज्य चला था। इसके अलावा एक है चेर वंश जो कि प्राचीन दक्षिण भारत के अंदर देखने को मिलता है। इसकी स्थापना जो है वो उदयन चेरलाथन ने की थी। किसने? उदयन चेरलाथन, चेर वंश। इसके अलावा एक आता है पांड्य वंश। पांड्य वंश की स्थापना जो है वो कंदुगोन ने की थी, याद रखना कंदुगोन। ये सवाल बनता है, इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप याद रख सकते हो। इसके अलावा आता है एक गंग वंश। गंग वंश के अंदर भी दो वंश आपको देखने को मिलते हैं। एक है पूर्वी गंग जो कि 11वीं से लेके 15वीं शताब्दी तक चला था और अनंत वर्मन चौंडगंग, याद रखो अनंत वर्मन चौंडगंग ने इसकी स्थापना की थी, पूर्वी वाले की। और एक है पश्चिमी गंग जो कि थोड़ा पुराना है, 4वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक चला था ये। इसकी स्थापना कोंगणी वर्मन माधव ने की थी, कोंगणी वर्मन माधव। तो इनको आप एक साथ याद रख सकते हो। पश्चिमी गंग 4वीं से 11वीं तक चला, कोंगणी वर्मन माधव ने की थी। ऐसा ही आता है पूर्वी गंग जिसकी स्थापना 11वीं शताब्दी में हुई जो 15वीं शताब्दी तक चला। स्थापना किसने की? अनंत वर्मन ने की, अनंत वर्मन चौड़गंग ने। तो एक साथ याद रखो गंग वंश को। अब आखिर में कुछ एक जरूरी वंश और रह जाते हैं जिनमें आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश 544 से लेके 413 बीसी तक चला और इसके जो संस्थापक थे वो बिंबसार थे। इनका नाम आपने सुना होगा, बुद्ध के टाइम के बहुत ही फेमस थे ये। गौतम बुद्ध की शरण में भी चले गए थे बिंबसार, अगर आपको पता हो तो इम्पॉर्टेंट वंश हो जाता है। इसके बाद आता है शिशुनाग वंश जो कि 413 से 394 बीसी तक चला था और इसके जो संस्थापक थे वो शिशुनाग थे। मैं आपको बता दूं कि हर्यक वंश के जो शासक थे नागदशक, उनकी हत्या करके शिशुनाग ने इस वंश की स्थापना की थी। तो यानी कि पहले बिंबसार का हर्यक वंश आया, उसके बाद शिशुनाग ने हत्या करके इस वंश की स्थापना की, शिशुनाग वंश की। इसके बाद आता है शर्की वंश। इसको आप पूर्वी वंश के नाम से भी जानते हो। दिल्ली के पूर्व में ये मौजूद है, जौनपुर के अंदर है। 1394 से लेकर 1479 ईडी तक ये चला था। इसके जो संस्थापक थे वो थे मलिक सरवर, याद रखना मलिक सरवर। इसके जो सबसे प्रसिद्ध शासक थे वो थे इब्राहिम शाह शर्की। इंपॉर्टेंट है, 40 साल इन्होंने राज किया था, इब्राहिम शाह शर्की। तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद आता है लोहार वंश जो कि 1003 से लेकर 1320 एडी तक चला था।
इसके जो संस्थापक थे वो संग्राम राज थे। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि कश्मीर में एक वंश था जिसका नाम था उत्पल वंश। उत्पल वंश की जो अंतिम शासक थी रानी दित्या, उन्होंने गोद लिया था संग्राम राज को, और संग्राम राज ने लोहारा वंश की शुरुआत की थी। कश्मीर के अंदर एक पर्वत श्रृंखला है, लोहारा पर्वत श्रृंखला, उन्हीं के नाम पे लोहार वंश की स्थापना हुई थी। तो इसे याद रखना है, पहाड़ियों के नाम पे स्थापना हुई थी, कश्मीर घाटी के अंदर उनका राज फैला हुआ था, तो इसे आप याद रख सकते हो। इसके बाद आता है चंदेल वंश। इसका नाम आपने सुना होगा, 9वीं से लेके 13वीं शताब्दी के बीच में ये चला था, और इसके जो संस्थापक थे वो थे नन्नूक। याद रखना, नन्नूक। सबसे प्रमुख इसके शासक जो थे वो यशोवर्मन थे। याद रखना, यशोवर्मन, पूछ सकता है नाम आपसे, तो चंदेल वंश आपको याद हो जाएगा। इसके बाद आता है बहमनी सल्तनत। बहमनी सल्तनत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1347 से लेके 1527 के बीच में ये चली थी। इसके जो संस्थापक थे उनका नाम है हसन गंगू या फिर अलाउद्दीन बहमन शाह। दो नाम से पूछ सकता है। हसन गंगू बहुत ही फेमस नाम है, लेकिन अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से भी पूछा जा सकता है। इसके जो प्रमुख शासक थे वो मोहम्मद शाह फर्स्ट थे। याद रखना, मोहम्मद शाह फर्स्ट। ये जो थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य से युद्ध किया था, उनका नेतृत्व किया था। किसने? मोहम्मद शाह फर्स्ट ने। तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद आते हैं हैदराबाद निजाम वंश की तरफ, जो कि 18वीं से 20वीं शताब्दी के बीच में चले थे। इस वंश की स्थापना जो थी वो मीर कमरुद्दीन सिद्दीकी ने की थी, जिनको आसफ शाह फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। कब की थी? 1724 के अंदर की थी। इसके जो प्रमुख शासक थे वो निज़ाम अली खान और मीर उस्मान अली खान थे। याद रखना, भारत सरकार ने इनके खिलाफ ऑपरेशन पोलो चलाया था, जिससे कि इन्होंने खाली किया था हैदराबाद, और हैदराबाद भारत का हिस्सा बना था। तो इससे आपको याद रखना है। इसके बाद एक आखिरी वंश जो है, जो आपको याद रखना है, वो है हुण वंश, जो कि एक खाना बदोश जनजाति रही है। इसकी स्थापना तोरमाण ने की थी, और इनका जो सबसे प्रमुख शासक था वो मिहिर कुल था। मिहिर कुल जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि 5वीं सदी में भारत पर आक्रमण किया था इन लोगों ने, और गुप्त वंश को काफ़ी कमज़ोर कर दिया था। हालांकि ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चले थे, खाना बदोश जनजाति थे, ज़्यादा कुछ था भी नहीं इनके पास, लेकिन अच्छा खासा लड़े थे ये लोग। तो हुण वंश को भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, ये हो जाते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ प्रमुख वंश और उनके संस्थापक और प्रमुख शासक। आई होप आपको समझ में आए होंगे। याद रखना, भूगोल, इतिहास और स्टैटिक तीनों की ही नज़र से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसे आपको याद रखना है। अगर इस टॉपिक के अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।